गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों को करेंगे, जिसके चांस इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा हैं। अगर आज का वीडियो आप पूरा तरह से देखते हैं बेटा, पूरे वीडियो को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, तो ऐसा कोई भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा जो आपका पढ़ा हुआ ना हो। ठीक है बेटा, पेपर में ये 100% पढ़ेगा, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? कि जो फ्रांस देश है बेटा, उसकी क्रांति कब हुई थी? 1788 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में या 1787 ईस्वी में? तो सबको पता है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी बेटा, वो हुई थी 1789 ईस्वी में। कब हुई थी बेटा? 1789 ईस्वी में। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, जर्मनी के एकीकारक में मुख्य भूमिका किसकी थी? कि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ऑटो वान बिस्मार्क ने, हिटलर ने, विलियम प्रथम ने या मेत्सिनी ने? तो याद रखना बच्चा कि जो जर्मनी के एकीकरण का मुख्य भूमिका थी वो ऑटो वान बिस्मार्क जी ने निभाई थी। किसने निभाई थी बेटा? ऑटो वान बिस्मार्क जी ने निभाई थी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 में, 1930 में, 1927 में या 1935 में? तो याद रखना, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है बेटा, वो 1930 में चला था। वो कब चला था बेटा? 1930 में चलाया गया था। 1930 में चलाया गया था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन है बेटा ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1857 में, 1904 में या 1855 में? तो याद रखना बेटा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी बेटा? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायालय स्थित है? कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, कौन है बेटा? संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका मुख्य न्यायालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या ऑस्ट्रिया में? तो याद रखना बेटा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायालय है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। वो कहाँ स्थित है बेटा? न्यूयॉर्क में स्थित है। वो आपका जो न्यायालय है वो कहाँ स्थित है बेटा? न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो किस देश से प्रारंभ हुई थी, ये पूछा जा रहा है। अमेरिका से, रूस से, इंग्लैंड से या चीन से? तो औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें बेटा, तो ये क्रांति का जो प्रारंभ होने की बात है वो इंग्लैंड से हुई थी बेटा। इस क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था बेटा? इंग्लैंड से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई या हुआ? जो पुनर्जागरण है उसकी जो शुरुआत है वो किस देश से हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है कि पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो किस देश से हुई थी? रोम से हुई थी, ब्रिटेन से हुई थी, इटली से हुई थी या ऑस्ट्रेलिया से हुई थी? तो याद रखना बेटा, जो पुनर्जागरण की शुरुआत है वो आपकी इटली से हुई थी। वो किससे हुई थी बेटा? इटली से हुई थी। वो आपकी किससे हुई थी बेटा? इटली से हुई थी। किससे हुई थी? इटली से हुई थी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि जो कपास की खेती होती है उसके लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या लेटेराइट मृदा? तो याद रखना बेटा, कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। कौन सी बेटा? काली मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? कि जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण? तो याद रखना बेटा, पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण हुआ है उसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई होना। क्या बेटा उसका मुख्य कारण? बेटा उसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई होना। अधिक क्या होना बेटा? सिंचाई होना। अगले क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है
कतर्न दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कि जो कतर्न दहन कृषि है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है या मिजोरम में पाई जाती है? याद रखना बेटा, कतर्न दहन जो खेती है वो आपकी मिजोरम में पाई जाती है। वो कहाँ पाई जाती है बेटा? मिजोरम में पाई जाती है। इस खेती को मिजोरम के लोग करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं बेटा? मिजोरम के लोग करते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रिम उत्पादक है? कि जो झारखंड में कोडरमा नामक स्थान है तो वहां पे कौन सी धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है ये पूछा गया। बॉक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक या तांबा? तो याद रखना बेटा कि झारखंड के कोडरमा में अभ्रक सबसे ज्यादा पाया जाता है। अभ्रक जो है बेटा वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कि इतने सारे जो स्रोत दिए इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है ये बताना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, ज्वारी ऊर्जा? तो याद रखना बेटा कि ऊर्जा का परंपरागत जो स्रोत रहा है वो हमेशा कोयला रहा है बेटा। क्या रहा है? कोयला रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? बोला गया है ये जो आपके दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें चूना पत्थर को हम कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम के उद्योग में, चीनी के उद्योग में, सीमेंट के उद्योग में या मोटर गाड़ी? तो याद रखना बेटा सीमेंट के उद्योग में हम चूने पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। किसके रूप में बेटा? कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? कि जो भारत है वहां पे कुल कितने संघीय राज्य हैं ये पूछा जा रहा है। 27 हैं, 29 हैं, 28 हैं या 30 है? तो याद रखना भारत में बेटा कुल संघीय राज्यों की संख्या है 30। भारत में कुल संघीय राज्यों की संख्या कितनी है बेटा? 30 है। भारत में कुल संघीय राज्यों की संख्या है 30। कितनी बेटा? 30 है। भारत में मताधिकार की आयु है, जो भारत देश है यहाँ पे मताधिकार की आयु कितनी है ये पूछा गया। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या 18 वर्ष? तो याद रखना बेटा कि भारत में मताधिकार की जो आयु है वो बेटा आपको 18 वर्ष बोली गई। कितनी वर्ष बेटा? 18 वर्ष। जैसे ही आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप मतदान कर सकते हैं किसी भी प्रत्याशी के लिए। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा, व्यापार, कृषि या शिक्षा? तो याद रखना बेटा संघीय सूची का जो विषय है वो बेटा होता है शिक्षा। शिक्षा कहाँ का विषय है बेटा? संघीय सूची का विषय है। कहाँ का है? संघीय सूची का विषय है। इस बात को अच्छी तरह से रट लेना बेटा कि जो शिक्षा है वो संघीय सूची का विषय होता है बेटा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सामान्यतया किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो बोला जा रहा है आप ये बताइए कि कोई भी देश है वो विकासशील है, विकसित है, कैसा है, इसका निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, औसत साक्षरता के स्तर पर, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति के स्तर पर, उपर्युक्त में से सभी? तो याद रखना बेटा कि किसी भी देश का जो विकास होता है उसके लिए प्रति व्यक्ति आय भी बहुत मायने रखती है बेटा, औसत साक्षरता दर भी मायने रखती है, लोगों को स्वास्थ्य स्थिति, इन तीनों चीजों को देखकर ही हम बताते हैं कि कोई देश विकसित है, विकास है या क्या है, क्या कैसा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त क्या हो जाएंगे बेटा? सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है बेटा, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक को, द्वितीय क्षेत्रक को, तृतीय क्षेत्रक को या चतुर्थी क्षेत्रक को? तो याद रखना बेटा जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है उसको हम लोग कृषि क्षेत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कृषि क्षेत्रक बोलते हैं। तो ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? कि किस वर्ष में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी ये आपसे
पूछा जा रहा है, 1960 में, 1970 में, 1980 में या 1950 में। तो जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना हुई थी बेटा 1970 में। कब हुई थी बेटा? 1970 में। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के प्रमुख रूप से किसका आयात होता है? भारत में प्रमुख रूप से किसका आयात होता है, क्या बेचा जाता है बेटा? चाय, जूट का सामान, खाद्यान्न या कच्चा माल? तो याद रखना बेटा भारत में प्रमुख रूप से जो आयात करता है वो कच्चे माल की करता है। किसकी बेटा? कच्चे माल की आयात करता है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में। बोला गया है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? जो भारत देश है वहां पे संरक्षण अधिवक्ता नियम कब पारित किया गया ये पूछा जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण नियम के विषय में पूछा जा रहा है कि वो कब आपको लागू किया गया था भारत सरकार की तरफ से। 1982, 1985, 1986 या 1984? तो याद रखना बेटा कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये बेटा 1986 में आपका पारित हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1986 में आपके ये पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक पर आधारित है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक पर क्या आधारित होता है? रोजगार की शर्तें, उद्यमों के स्थायित्व, उद्यमों का क्या चीज बेटा? स्थायित्व, या आर्थिक गतिविधियां, या कोई नहीं? तो याद रखना बेटा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक पर आधारित होता है उद्यमों के स्वामित्व, उद्यमों के क्या चीज बेटा? स्वामित्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन में बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है इनमें से कौन सी फसल रबी की है? इनमें से कौन सी फसल बेटा किसकी है बेटा? रबी की है। चावल है, मोटे अनाज है, चना या काला चना या तिल? तो याद रखना बेटा रबी की फसल होती है चना। रबी की फसल क्या होती है बेटा? चना। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा तो बोला गया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990 और 1 जनवरी 1985। तो याद रखना बेटा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी को तो हुई थी लेकिन 1995 में। कब हुई थी बेटा? 1995 में, 1995 में। चलते बेटा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है रहा है आपसे भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? कि जो भारत में नोटें करेंसी जारी होती है उनको कौन जारी करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक? याद रखना बेटा भारत में जो करेंसी है उसको जारी करने का अधिकार मिला हुआ है बेटा भारतीय रिजर्व बैंक के पास। किसके पास बेटा? भारतीय रिजर्व बैंक के बाद। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की भारत से बेहतर है? विकास जो है बोला गया है बेटा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भारत के लिहाज से कहाँ मानव विकास सबसे बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान? तो याद रखना बेटा हमारे भारत से अच्छा जो मानव का विकास हुआ है वो हुआ है बेटा श्रीलंका में। कहाँ हुआ बेटा? श्रीलंका में। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो विकसित है? ब्राजील, भारत, फ्रांस या बांग्लादेश? तो याद रखना बेटा विकसित देश की अगर बात करते हैं तो हमारा विकसित देश होता है फ्रांस। हमारा विकसित देश कौन सा है बेटा? फ्रांस है, फ्रांस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी उसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत कौन सा है? वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है ये पूछा जा रहा है। बहुजन समाज पर काम करती है, क्रांतिकारी लोकतंत्र पर कार्य करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर काम करती है या आधुनिकता पर? याद रखना बेटा भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या है बेटा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपको दिया गया बेटा इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? आपसे पूछा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? काशीराम, साहू महाराज, बी आर अम्बेडकर या ज्योतिबा फूले? तो याद रखना बेटा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं हमारे काशीराम। कौन है बेटा? काशीराम। हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं काशीराम जी। आगे चलते हैं बेटा भारतीय संघ
में अपशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? जो भारतीय संघ है इसमें जो शक्तियां हैं वो किसको प्राप्त हैं? राज्य को, संघ को, ए या बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन बेटा मैं आपके लिए HW में दे रहा हूं, आपको इसको होमवर्क के टाइप में है बेटा, इसको आपको घर से करना है स्वयं से, और जो भी इसका आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में आपको जरूर मुझको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए होमवर्क है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 पे। बोला जा रहा है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तमिल है, ईसाई है, सिंहली है या मुस्लिम है? तो याद रखना बेटा श्रीलंका में जो बहुसंख्यक वर्ग है वो है सिंहली। वो कौन है बेटा? सिंहली है आपका बहुसंख्यक वर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो आधारभूत उद्योग है ये आपसे पूछा जा रहा है। चाय, गन्ना, लौह इस्पात या जूट? तो याद रखना बेटा आधारभूत उद्योग ये होता है आपका लौह इस्पात। कौन सा है बेटा? लौह इस्पात। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? जो एंथ्रेसाइट है उसका संबंध किस खनिज से ये पूछा जा रहा है। तांबा से, सोना से, बॉक्साइट से या कोयला से? तो याद रखना बेटा एंथ्रेसाइट का संबंध होता है बेटा कोयला से। किस खनिज से बेटा? कोयला से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो आपसे क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है वो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा खनिज ऐसा है जो आधारभूत है। मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा? तो याद रखना बेटा खनिज आधारभूत हमारा है लौह अयस्क। कौन सा बेटा? लौह अयस्क। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, पूछा गया है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। जो मुंबई हाई है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो याद रखना बेटा मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए। किसके लिए बेटा? तेल शोधक कारखानों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इनका सही हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आपकी रेशेदार फसल ये पूछा जा रहा है। जूट, काफी, जौ, रबर? तो याद रखना बेटा रेशेदार फसल हमारी जूट होती है। कौन सी होती है बेटा? जूट होती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? जो जल मंडल है उसका कितना परसेंट भाग ऐसा है जो समुद्र में पाया जाता है ये पूछा गया है। समुद्र के रूप में हमको उपलब्ध है उसकी बात कर रहा है वो। तो देखिए बेटा इसका पहला ऑप्शन कह रहा है 95%, 96%, 97.5%, 98%। तो याद रखना बेटा समुद्री जल का वो जल मंडल का 79.5% भाग समुद्री जल में उपलब्ध होता है। तो आपका नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। उस राज्य का नाम आपसे पूछा जा रहा है। असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क की अगर हम बात करें बेटा तो वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? पश्चिम बंगाल में स्थित। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से या वायु संरक्षण से? तो याद रखना बेटा जो चिपको आंदोलन था हमारा वो वन संरक्षण से संबंधित था। पेड़ों के कटान के दौरान हमने चिपको आंदोलन चलाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में आपकी सीढ़ीदार खेती की जाती है ये पूछा जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? तो याद रखना बेटा जो सीढ़ीदार खेती है वो आपकी उत्तराखंड में की जाती है। कहाँ की जाती है बेटा? उत्तराखंड में की जाती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या कह रहा है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन है। जो पेरियार रामास्वामी नायकर है ये कौन थे, वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे या लेखक थे। तो याद रखना बेटा पेरियार रामास्वामी आपके समाज सुधारक थे। कौन है बेटा, समाज सुधारक। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है बेटा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है इसका आरंभ कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। तो याद रखना बेटा जो प्रथम विश्व युद्ध है वो हमारा 1914 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था बेटा, 1914 में प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। कि जो महामंदी आई थी वो किस वर्ष आई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1919 में, 1924 में, 1929 में या 1934 में। तो याद रखना बेटा महामंदी का जो वर्ष है वो है 1929। किस वर्ष आई थी बेटा, 1929 में महामंदी आई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोला जा रहा है बेटा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो यह कथन आपका तो बेटा गोपाल कृष्ण गोखले का या बाल गंगाधर तिलक का, इनमें से किसका है बेटा। तो याद रखना ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है बेटा, बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। किसका है बेटा, बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है ये। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक कौन से हैं, कौन है या किसने लिखी है। सरदार पटेल ने लिखी है या बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखना बेटा हिंद स्वराज की जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई बेटा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। चौरी चौरा कांड जो था बेटा वो किस वर्ष घटित हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1925 में। तो याद रखना बेटा चौरी चौरा कांड जो है वो 1922 ईस्वी में ये कांड आपका घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। रालेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या द्वितीय विश्व युद्ध। तो याद रखना बेटा असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन। कौन सा मुख्य कारण था बेटा, खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। पूछा जा रहा है बेटा कि जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे ये पूछा जा रहा है। 1914 में या 1915 में, 1918 में, 1919 में। तो याद रखना महात्मा गांधी बेटा 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है बेटा कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। असीमित राजतंत्र था या सीमित राजतंत्र था, प्रजातंत्र या गणतंत्र। तो याद रखना बेटा 1789 में फ्रांस आपका सीमित राजतंत्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज की क्लास का है वो है आपके पास ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। पूछा जा रहा है कि बेटा कि ऑटो वान बिस्मार्क जो थे उनका संबंध किस देश से था। इटली, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन। तो याद रखना बेटा ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध था जर्मनी से। किससे था बेटा, जर्मनी से। तो ये आज की क्लास के आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे जो आपको कराए गए हैं। अगर आप इन सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको जितने भी एसएसटी में, सोशल साइंस में बोर्ड की तरफ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं 50 में से कोई 20 होंगे। इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखिएगा बेटा। जिन भी बच्चों को यूपी अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।